गुड आफ्टरनून सर। ओके। अरे थोड़ा देर 5 मिनट आप लोग वेट कर लिया करो, है ना। एक बार थोड़ा सा आपको लिंक भी मिल जाएगा और क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आ जाता है कई बार, वैसे बता भी देना चाहिए क्योंकि कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, है ना। समटाइम्स आई फॉरगेट टू सेंड द लिंक। हालांकि आईडी तो रिमेन सेम फॉर ए मंथ, है ना। जब मंथ चेंज होगा तभी चेंज होती है उसका जो पासवर्ड होता है ना। तो फॉर ए मंथ सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी एक है आपका प्रोटोकॉल है दैट वी फॉलो, है ना। तो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद द सरफेस टेंशन, है ना। अब आपका जब जो भी टेस्ट होगा ना, तो मैं अब तक जो टेस्ट हो रहे थे आपके, मेरे ख्याल से फेब मंथ में आपका मेजर टेस्ट है ना। फरवरी में आपका मेजर टेस्ट है मेरे ख्याल से। कुछ एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन फरवरी में ही है मेजर टेस्ट 2 जो होगा, है ना। तो अब तक जो आप टेस्ट दे रहे थे ना, वो सारे दे रहे थे आपके मैकेनिक्स वाले पोर्शन के, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। अब मैं इधर हीट और इसका भी टेस्ट शुरू करूंगा, है ना, ताकि इसको भी थोड़ा सा आप रिवाइज करें, क्योंकि टेस्ट जब होता है तभी बच्चा पढ़ता है ना। कि पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है टेस्ट देना, है ना। जब तक टेस्ट नहीं आएगा, कोई भी आज आईआईटी बोले कि नहीं हम टेस्ट नहीं देंगे, हम बच्चे का फोटो देख के सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे और ग्रूमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, है ना, जिसमें अच्छे से अच्छे वो देख पाए। नहीं ऐसे ही है ना। टेस्ट से ही पढ़ाई होती है, अगर टेस्ट ना हो तो फिर पढ़ाई नहीं करेंगे। तो जो TWT होगा, आई विल ट्राई कि अब जो है हीट, फ्लूइड, ग्रेविटेशन, इस सब चीजों की जो हमने कवर किया है ना। ये सब टॉपिक एक्चुअली नेग्लेक्टेड टॉपिक थे पहले, है ना। ये लास्ट में होते थे और तब तक बच्चे का स्कूल के एग्जामिनेशन में आ जाते थे, तो बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये चीजें आप कर लोगे, तो इससे काफी आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आई एम नॉट टेक अबाउट कि 11th के स्कूल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्प मिलेगी इन सब पोर्शंस, है ना। तो चलो, तो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद द सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस टेंशन में हमने एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ा, है ना भाई। एक्सेस प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई। लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है ना। कि लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल के अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, जैसे आपकी ज्यादा होती है ना। तो उस तरह से हम इसमें डिस्कस करते हैं, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल के अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपकी ज्यादा होती है, राइट। तो बड़ा एक जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसके ऊपर एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं कि मैं ऐसा करूं कि एक सोप बबल यहाँ पे ले लूं, ये सोप बबल है, और इसको किसी नैरो ट्यूब से मैं कनेक्ट कर देता हूं एक दूसरे सोप बबल से, जो कि स्मॉल साइज का है ना। कि यहाँ पे कोई नैरो ट्यूब है, ये आपका लार्ज रेडियस का सोप बबल है ना, और ये स्मॉल रेडियस का सोप बबल है ना। और एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे कोई स्टॉपर लगा देते हैं, ताकि यहाँ की एयर इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है ना। दीज आर द टू सोप बबल, सोप बबल, है ना। दो सोप बबल की, इसके अंदर एयर या कोई भी गैस फिल होगी, इसके अंदर भी एयर है आपकी, और बीच में स्टॉप लगा है, इसलिए इसमें बीच में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है ना। तो अगर मैं इस स्टॉपर को यहाँ से हटा दूं, then what should happen, क्या होना चाहिए, है ना। if we connect to soap bubble, then what should happen, आपको क्या लगता है। then what should सर happen, छोटे वाले का साइज बड़ा हो जाएगा और ऐसा दोनों होगा, बराबर। ऐसा ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा और सोचो। ये आपने एक ऑप्शन दिया है बहुत अच्छा, कि भाई देखने से ऐसा लगता है क्या होगा कि छोटा वाला, बड़ा वाला जो होगा उसका साइज छोटा होगा और इसका बड़ा होगा, दोनों एक टाइम के बाद बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। लेकिन ये आंसर सही नहीं, इसके अलावा और क्या हो सकता है। अगर दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, then what should happen, जस्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। हाँ, रमेश ने सही बोला है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। कि भाई व्हाट शुड हैपन में आपने बिल्कुल सही बोला है। इक्विलिब्रियम पाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट विल फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर टू लार्जर, और एक बबल निहाल रावत सही बोल रहे हैं, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना।
भव्या मिलेगा आपको मेजर टेस्ट का सिलेबस, है ना, मेजर टेस्ट के बारे में अभी मैं बोलता हूँ, वैशाली मैम को आपको अपडेट करेंगे, है ना। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, दो मिला के आंसर सही होगा, एक बबल खत्म हो गया, बिल्कुल सही। निहाल आप सही बोल रहे हो, है ना। होगा क्या एक्चुअली, जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे ना, तो जो भी एयर फ्लो होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो, तो अगर मैं बाहर में एटमॉस्फेरिक ले लूं, तो इसके अंदर जो प्रेशर हो जाएगा वो एटमॉस्फेरिक थोड़ी होगा, बल्कि अंदर में तो प्रेशर ज्यादा होता है। ये आपका आ जाएगा पी नॉट प्लस 40/10, है ना। इसका रेडियस अगर आ रहा है तो अंदर में प्रेशर पी नॉट प्लस 40/10, और अगर इसके अंदर प्रेशर देखें तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो आपका हो जाएगा पी नॉट प्लस 40/स्मॉल, एंड कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, है ना। तो आप देखो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, इस स्मॉलर के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा ना, क्योंकि आर कम है तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो दिस प्रेशर इज मोर, ये प्रेशर जो होगा ये ज्यादा है, और ये वाला प्रेशर जो है वो लेस प्रेशर, है ना। हायर प्रेशर यहाँ पे होगा, लोअर प्रेशर आपका यहाँ पे, है ना। और कोई भी एयर मूव करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर मूव करेगी, तो क्या होगा, एयर का फ्लो इस तरह से इस तरफ जाए, है ना। तो ये बड़ा वाला बबल और बड़ा होता है, और छोटा वाला बबल और श्रिंक होता है, ये बड़ा वाला बबल और बड़ा होगा और छोटा वाला बबल और श्रिंक होता जाएगा, जब तक कि वो कोलैप्स नहीं करे। तो इसमें व्हाट शुड हैपन का आंसर ये हो जाएगा कि लार्ज बबल, size of large bubble increases, size of large bubble increases, bubble increases, and size of smaller bubble decreases, size of smaller bubble decreases, bubble decreases, है ना। ये आपका हो जाएगा, लार्ज बबल का साइज इंक्रीज होगा और साइज जो स्मॉलर बबल का वो क्या होगा, जैसे कि आपका डिक्रीज होगा, इवेंचुअली ये कोलैप्स कर देगा, है ना। इवेंचुअली क्या कर जाएगा, जैसे कि आपका ये कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो ये आपका थोड़ा सा इसका आंसर, केवल लगता है कि दोनों का साइज बराबर हो जाएगा, वो सही नहीं है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर फ्लो होगी, तो ये धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, और इवेंचुअली ये कोलैप्स कर देगा, है ना। इवेंचुअली छोटा वाला बबल क्या कर जाएगा, जैसे कि आपका कोलैप्स, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी हमने उसी एक्सेस प्रेशर से इसको एडजस्ट, तो जस्ट एक थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कई बार जेई में इसके ऊपर आंसर मतलब न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, है ना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जेई में न्यूमेरिकल्स भी आए, ये आपका एक्सेस प्रेशर आ गया। एक थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर निकालने का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है ना, कि भाई जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर, जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, है ना, कि फॉर एनी शेप, फॉर एनी शेप, है ना। भाई अब तक जो हम एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे थे ना, हम स्फेरिकल की बात करते हैं, भाई स्फेरिकल अगर शेप का कोई चीज है तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 2T/R 40/R होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा चीजें स्फेरिकल ही, कोई डिफरेंट शेप में भी हो सकती है। एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला आपका ये होता है कि डेल्टा पी इक्वल टू आपका हो जाएगा T/R, है ना, T इंटू, है ना, 1/R1 प्लस 1/R, है ना, फॉर वन सरफेस, फॉर वन सरफेस। अगर एक सरफेस है तो उसमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी T इंटू 1/R1 प्लस 1/R, और अगर दो सरफेस है लाइक किसी सोप बबल में, तो यहाँ पे 2T/R आ जाएगा, 2T इंटू आपका आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R, if there is a two surfaces, for two surfaces, for two surfaces, है ना, कि भाई एक सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर की वैल्यू ये होगी, और अगर दो सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपकी इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका एक्सेस प्रेशर आ गया, दिस इज फॉर वन सरफेस, दिस इज फॉर टू सरफेस। अब इसमें एक चीज है कि R1 R2 होगा क्या, है ना, कि इसमें आपको ये देखना है कि व्हाट इज द R1 एंड R2, तो R1 एंड R2 जो होता है, R1 एंड R2 are radius of curvature, radius of curvature in two perpendicular planes,
इनटू परपेंडिकुलर प्लेन। एक्सक्यूज मी सर, सर जब एक सरफेस होगा तो दो रेडियस कैसे होंगे? मैं बता रहा हूँ, वेट करो ना। परपेंडिकुलर प्लेन है ना, कि भाई R1 R2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू परपेंडिकुलर प्लेन है ना, दो परपेंडिकुलर प्लेन में रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 होगी, उसकी वैल्यूज हम पुट करें। देखो अब तक जो हम बात करते थे ना कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस है ना, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो सरफेस है आपका स्फेरिकल है ना, तो मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इससे कई चीजें फर्दर आपकी सिंप्लीफाई होगी है ना। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन जिसका होता है तो क्या होता है कि एक्चुअली में जैसे अब तक आप बात कर रहे थे स्फेरिकल ड्रॉप, तो वन सरफेस के लिए दोनों आर सेम होंगी ना? हाँ स्फेरिकल अगर ड्रॉप होगा ना तो उसके लिए दोनों आर सेम होंगे। जैसे मैंने बोला ये आपका कोई स्फेरिकल ड्रॉप है, ये आपका लिक्विड ड्रॉप है ना, तो अब इस बात है एक प्लेन आप ये ले लोगे, एक प्लेन आप ये ले लोगे, तो आपको पता है जितना रेडियस इस प्लेन में होगा उतने ही रेडियस इस प्लेन में होगा। हम बोलेंगे इस केस में R1 इक्वल टू R2 है ना, क्योंकि हम ड्रॉप वर्ड यूज कर रहे हैं तो सिंगल सरफेस होगा। तो जब हम R1 इक्वल टू R2 और इक्वल टू R पुट करेंगे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हम जानते हैं 2T/R है ना। तो इस केस में तो किस कहीं भी ले लें R1 और R2 की वैल्यू सेम होगी और किसकी इक्वल हो जाएगी 2T/R अगर स्फेरिकल ड्रॉप है तो, है ना। लेकिन कई बार जो शेप ऑफ द लिक्विड होता है स्फेरिकल नहीं भी होता, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। किसी केस में अगर ऐसा हो गया कि कोई सिलेंड्रिकल लिक्विड है, कोई सिलेंड्रिकल शेप, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना आपको इस शेप के बारे में पता चल जाएगा कहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप पॉसिबल है। मान लो शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है ना, शेप सिलेंड्रिकल का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह से लिक्विड को आपने इस तरह से अरेंज कर लिया, एक सिलेंड्रिकल शेप का आपने लिक्विड का स्ट्रक्चर बना लिया, सिलेंड्रिकल शेप का है ना। और अब इस बात है इस सिलेंडर के शेप का अगर होगा तो इसकी रेडियस आपकी R हो जाएगी है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसमें प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, कि भाई अंदर और बाहर में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, अंदर अगर प्रेशर कम है ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, तो हम इसमें यूज करेंगे फॉर्मूले को। हम लिखेंगे डेल्टा P इक्वल टू P हम पुट कर देंगे सरफेस टेंशन इनटू 1/R1। 1/R1 की जगह पे R ले लोगे आप, ये प्लेन ले लिया आपने, तो यहाँ पे जो सिलेंडर बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा R1, आपकी जगह पे R आ गया है ना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस। आप देखो जब मैं इसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन लूंगा तो ये तो सरफेस फ्लैट है ना, ये सरफेस कैसा है फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर कोई भी फ्लैट सरफेस है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जीरो। नहीं जीरो नहीं होता है, ध्यान से बताओ फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोई भी अगर सरफेस Infinite. फ्लैट है इनफाइनाइट, लाइक प्लेन मिरर का व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, इनफाइनाइट, फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है उसकी है ना। तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, तो आप बोलोगे इस केस में क्या हो जाएगा कि भाई R1 की वैल्यू तो आपने R पुट कर दी, जो आपका ये जो फ्लैट सरफेस होगा इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इनफाइनाइट, यहाँ पे 1/इनफाइनाइट है, तो जीरो। प्रेशर डिफरेंस आपकी 2T/R नहीं हो गया, बल्कि प्रेशर डिफरेंस इस केस में कितना आ गया, देखिए आपका T/R, T/R. हाँ हाँ, जो 2T/R है सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई लिक्विड है तो उसके अंदर एंड बाहर में जो प्रेशर होता है वो T2T/R नहीं होता है, बल्कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे कि आपके T/R। तो शेप तो कुछ भी हो सकता है, तो हाइपोथेटिकली हम कोई भी शेप बना सकते हैं है ना। जैसे कि मैंने बोला कि हम लिक्विड का शेप कुछ ऐसा भी बना सकते थे है ना, कि भाई कोई लिक्विड का शेप है वो किसी टैबलेट के शेप का हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, ये कौन से रेडियस करे हैं कौन से सरफेस पे? ये तो ये वाला सर्फ ये वाला हो गया बेटा सिलेंडर जो बन रहा है, कोई भी सिलेंडर बनेगा तो एक सरफेस तो ऐसा हो गया, जब आप सिलेंडर फॉर्म करोगे ना तो कोई भी सिलेंडर ऐसा बन जाएगा, एक तो ये ऐसा है ना, ये चीजें सिलेंडर बन गई आपकी ऐसे है ना, ये सिलेंडर बन गया ऐसा, तो एक तो ये वाला रेडियस हो गया जो एक कर्व होगा इस प्लेन वाला, और जब इसको लेंगे तो ये तो फ्लैट हो जाएगा, ये जो होगा ये चीज तो फ्लैट हो गई ना सिलेंडर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो एक ये प्लेन और एक ये प्लेन है ना, तो एक आपका रेडियस हो जाएगा R और दूसरा आपका हो जाएगा इनफाइनाइट।
किसी केस में कोई लिक्विड का शेप टैबलेट शेप भी हो सकता है। टैबलेट शेप का मतलब ये हो गया कि इस लिक्विड का शेप आपका कुछ ऐसा बन गया, ऐसा, है ना, कि कोई लिक्विड का शेप जो हो सकता है वो टैबलेट शेप का ही बन सकता है, जैसे टैबलेट्स होती है ना। और इसके अंदर आपका लिक्विड है, मुझे बताना है कि इसके अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो आप लोग इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, एक तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस सरफेस पर, इसको सपोज मैं बोलता हूँ कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जैसे कि आपका R1, और एक इसका हो जाएगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ डिफरेंट हो, है ना। ऐसे मत बनाओ, बल्कि सेंटर में डिफाइन करो। ये जो सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो R1 हो जाएगा, एक इस प्लेन में आपने ले लिया और एक परपेंडिकुलर प्लेन में ले लिया, तो ये जो सरफेस होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना हो जाएगा। तो दोनों इक्वल भी नहीं है और दोनों नॉन जीरो इनफाइनाइट भी नहीं है, तो इस केस में जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके अंदर और प्रेशर बाहर की जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया कि जब भी आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो लिक्विड ड्रॉप होगा तो वन सरफेस होगा, तो हम ये यूज करेंगे। और कोई दो सरफेस वाली चीज अगर है, बबल जैसे कुछ, तो उसके लिए एक टू लगा देंगे, है ना। लेकिन ज्यादातर यही यूज होगा, ज्यादातर लिक्विड वाला केस ही होता है, तो एक जनरलाइज कर दिया मैंने, इस तरह से हो सकता है। तो ये होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए, और ये सारा कुछ अराइज हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन की वजह से ही सारा कुछ चीजें क्या हो रही है, जैसे कि आपकी अराइज हो रही है। कोई नहीं, किसी को भी आप R1 ले लो, किसी को भी R2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि बीच में तो प्लस साइन है ना, तो R1 R2 किसी को भी ले लो आप, है ना, कि भाई R1 और R2 जो है ना वो आप किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर बीच में अगर प्लस सॉफ्ट साइन, फिल्म होगी तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सॉफ्ट फिल्म में दो सरफेस होते हैं ना, दो सरफेस होंगे तो हर जगह पे सरफेस टेंशन का इफेक्ट डबल हो जाएगा, हाँ, टू सरफेसेस के लिए सरफेस टेंशन का इफेक्ट हो जाएगा डबल, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको इस तरह से आपको डिफाइन, है ना, ये आपका गया। इसके बाद आते हैं जो सरफेस टेंशन में नेक्स्ट टॉपिक होता है, वो होता है कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलैरिटी, हाँ, कि सरफेस टेंशन में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज योर कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलैरिटी। जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वी कॉल इट एज ए कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलैरिटी, ये आपका होता है कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलैरिटी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब तक जो है ना आप जो पढ़ रहे थे फ्लूइड के बारे में, उसमें आपने कहीं भी कॉन्टैक्ट एंगल वर्ड यूज नहीं किया। कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सॉलिड एंड लिक्विड कॉन्टैक्ट में आएंगे, हाँ, सिंपल सा हम बोल सकते हैं व्हेन सॉलिड comes in contact with liquid, है ना, then angle between tangent to liquid surface and tangent to liquid surface and tangent to solid surface inside the liquid, tangent to liquid surface and tangent to solid surface inside the liquid at contact point is known as contact angle,
इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल, है ना। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट एंगल की बेसिक डेफिनेशन। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। When solid comes in contact with the liquid, then angle between the tangent to the liquid surface and tangent to the solid surface inside the liquid. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। At contact point is known as a contact angle. तो उसका मतलब ये है, देखो अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, जब आप पढ़ते थे इस तरह से तो आप बोलते थे ये कोई टैंक है, आपने इसमें लिक्विड ऐसे भर दिया, है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता था, लिक्विड इस तरह से एग्जैक्टली फ्लैट होता था, तो उस टाइम हम सरफेस टेंशन नहीं मानते। सरफेस टेंशन को अगर नेग्लेक्ट करेंगे ना तो एक्चुअली इस तरह से फ्लैट होगा। हाँ, सरफेस टेंशन को अगर हम नहीं मानेंगे तो यहाँ पे सरफेस कैसा होगा, परफेक्ट फ्लैट। और यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये आपका 90 डिग्री। लेकिन जब हम सरफेस टेंशन को इंक्लूड करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, सरफेस टेंशन को जैसे आप इंक्लूड करोगे तो 3 केस हो सकते हैं, है ना। सरफेस टेंशन को जैसे हम इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं, है ना। और वो 3 केसेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई ग्लास का सरफेस है, कोई यहाँ पे कोई क्या है, सॉलिड है ग्लास का, ये आपका ग्लास है, और यहाँ पे आपने वाटर ले लिया। तो हम देखेंगे जहां पे ये कांटेक्ट होगा ना, वहां पे सरफेस आपका ऐसा होगा, भाई परफेक्ट यहाँ पे फ्लैट नहीं होता है, बल्कि हल्का सा एंगल में आता है। अगर ग्लास एंड मैं यहाँ पे वाटर ले लूं, है ना, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये जो कांटेक्ट पॉइंट पे है ना, जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे इस तरह से एक कर्व हो जाए, है ना। अगर सरफेस टेंशन को हम ना माने तो ये कोई कर्व नहीं होगा, फ्लैट होगा, जो कि अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि इस टैंक में फ्लैट होगा, लेकिन एक्चुअली में इस तरह से कांटेक्ट पॉइंट में कर्व होता है। तो यहीं पे हम कांटेक्ट एंगल को डिफाइन करते हैं। हम बोलेंगे कि व्हाट इज द कांटेक्ट एंगल, दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। अगर मैं इस लिक्विड सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना, ये लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट हो गया, और इसी कांटेक्ट पॉइंट पे एक सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं अंदर की तरफ, लिक्विड की तरफ, इनसाइड द लिक्विड, तो ये जो बीच में एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, इसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट, है ना। ये जो थीटा होगा, दिस इज सिंपली नोन एज ए कांटेक्ट एंगल, है ना। ये जो थीटा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका कांटेक्ट एंगल, है ना। तो जब भी आपका सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, तो जहां पे कांटेक्ट हो रहा होगा वहां पे एक कर्व बनेगा, और उन दोनों के टेंजेंट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका कांटेक्ट एंगल, है ना। तो कांटेक्ट एंगल इस केस में आप देखो लेस देन 90 है। ग्लास एंड वाटर के केस में कांटेक्ट एंगल की वैल्यू लेस देन 90 होगी। अगर ये ग्लास एंड वाटर का केस है, ग्लास एंड वाटर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कांटेक्ट एंगल। तो ग्लास एंड वाटर के केस में कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 8 डिग्री है ना, जो कि 90 से कम। कांटेक्ट एंगल किसी केस में 90 से कम, अगर 90 से कम हो रहा है मींस अगर कांटेक्ट एंगल 90 से कम है, इसका इंडायरेक्टली मतलब ये हो जाएगा कि लिक्विड वेट सॉलिड, लिक्विड वेट सॉलिड, है ना। तो भाई लिक्विड जो होगा वो सॉलिड को गीला कर रहा होगा, है ना। तो भाई वाटर, ग्लास के ऊपर हम वाटर डालेंगे तो ग्लास को गीला कर देगा, तो गीला करने का मतलब है कि कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 90 से कम है। ग्लास एंड वाटर के केस में कांटेक्ट एंगल कितना हो जाएगा, 8। इसी केस में लेकिन मैं मरकरी रख लें कि मैं यहाँ पे अगर ग्लास ले लेता हूँ और ग्लास से आपका इस तरह से कोई मरकरी आ गया, हाँ, ये आपका ग्लास हो गया, सॉलिड तो आपका ग्लास लिक्विड वेट सॉलिड का मतलब क्या बताया आपने? गीला कर देगा बेटा, उसे भिगा देगा, हाँ, कि भाई ग्लास के ऊपर अगर लिक्विड डालोगे तो उसको भिगा देगा, मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे उसके, है ना, कि भाई ग्लास और वाटर के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे, उसको गीला कर देगा या वेट कर देगा। तो जब भी कोई थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है, मींस उस केस में लिक्विड जो होता है सॉलिड को क्या करता है, सकते आपका वेट। लेकिन अगर मैं यही ले लूं ग्लास एंड मरकरी, आपको पता है मरकरी ग्लास को वेट थोड़ी कर सकता है, आप मरकरी रख दो तो सेपरेट करता है उससे, है ना, उसके अपने फोर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो उसमें अटैच नहीं हो पाता। तो इस केस में कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। देखो इस पॉइंट पे आपने लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सॉलिड पे लिक्विड के अंदर टेंजेंट ड्रॉ किया,
ये एंगल जो होगा ये कॉन्टेक्ट एंगल है ना। तो इस केस में जो कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ग्लास एंड मरकरी की, ग्लास एंड मरकरी, तो इसका कॉन्टेक्ट एंगल जो होता है 136 डिग्री है ना। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है कि कॉन्टेक्ट एंगल 90 से कम भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट एंगल 90 से ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। तो अगर कॉन्टेक्ट एंगल 90 से ज्यादा है मींस लिक्विड है ना डज नॉट वेट सॉल्व, वेट सॉल्व ये इसको गीला नहीं करेगा, वो अलग से सेपरेट रहेगा। जैसे मरकरी स्प्रिंकल कर दो तो मरकरी अलग रहेगा, अगर आप ग्लास को ऐसे वर्टिकल कर दो सारा मरकरी उससे सेपरेट हो जाएगा, है ना। कोई चीज है लिक्विड केस सॉलिड को वेट करता है, किसी केस में लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता। सारा कुछ डिपेंड करता है कि कांटेक्ट एंगल कितना है, और कांटेक्ट एंगल अल्टीमेटली रिलेटेड होता है सरफेस टेंशन से। कांटेक्ट एंगल का अल्टीमेट रिलेशन किससे है कि आपके सरफेस टेंशन से। तो ये आपको समझना है। तो कांटेक्ट एंगल 90 से कम भी हो सकता है, कांटेक्ट एंगल 90 से ज्यादा भी हो सकता है। इनफैक्ट फॉर वन कॉम्बिनेशन इट मे बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये कॉम्बिनेशन के लिए 90 डिग्री के इक्वल भी होता है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसा ले लें कि ये कोई सिल्वर का सॉलिड है और इसमें अगर मैं वाटर ले लूं तो ये फ्लैट रहता है ना। सिल्वर एंड वाटर के लिए कांटेक्ट एंगल की वैल्यू ऑलमोस्ट 90 डिग्री। टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे ऐसे और एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो सिल्वर और वाटर के लिए कांटेक्ट एंगल क्या होता है कि आपका 90 डिग्री होता है अगर परफेक्ट फ्लैट सरफेस है ना। किसी केस में कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है ऑलमोस्ट, है ना। कांटेक्ट एंगल 0 होने का मतलब ये है कि ये इस तरह से एकदम वैसे वर्टिकल हो जाएगा ऑलमोस्ट। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट एंगल कितना हो जाएगा कि आपका 0। तो वो केस जो होता है हम एक वर्ड यूज करते हैं, या तो क्वेश्चन में कई बार दिया ही होता है कांटेक्ट एंगल 0 लेना है, या हम एक वर्ड यूज करते हैं ग्लास एंड क्लीन वाटर। क्लीन वाटर, बहुत क्लीन वाटर है, बहुत फाइन है ना। जैसे इस केस में तो मैंने बोला है कि नॉर्मल अगर हम वाटर ले लें तो कांटेक्ट एंगल कम तो है लेकिन 1 डिग्री है, लेकिन है ना, 1 डिग्री होगा। अगर मैं ग्लास एंड क्लीन वाटर ले लूं तो कांटेक्ट एंगल की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी ऑलमोस्ट। कांटेक्ट एंगल ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है 0 डिग्री। उसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ग्लास है ना, और अगर ये क्लीन वाटर है ऑलमोस्ट ये इस तरह से राइज करके ऐसा बनेगा, है ना, कि ऑलमोस्ट जो शेप बनेगा वो आपका इस तरह से है ना। कि जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो लिक्विड के ऊपर टेंजेंट ये हो गया, सॉलिड के ऊपर टेंजेंट ये, है ना। तो ये एंगल बहुत कम है ना, ये ऑलमोस्ट ये थीटा जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री। ये कुछ कॉम्बिनेशन है कि ग्लास एंड सिंपल वाटर के बीच में तो 8 डिग्री होगा, ग्लास एंड मरकरी के बीच में 136 डिग्री होगा, सिल्वर एंड वाटर के बीच में कांटेक्ट एंगल 90 होगा, है ना। और अगर हम ग्लास एंड क्लीन वाटर ले लें तो उस केस में कांटेक्ट एंगल और भी कम होकर ऑलमोस्ट 0 है ना, एकदम इस तरह से राइज कर है ना। और ऑलमोस्ट जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा कि आपका 0। सर 90 डिग्री पे वाटर वेट करता है? नहीं, वो फिर लिमिटिंग केस हो गया, हम ऐसा बोल नहीं सकते कि वेट कर रहा है नहीं कर रहा है। लिमिटिंग केस में कोई एक चीज हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, दोनों चीजें हो सकती है। जस्ट वेट ग्लास हो और जाएगा, क्लीन वाटर में भी नहीं डिफाइन कर सकते? नहीं उसमें तो वेट कर रहा है। 0 डिग्री मतलब वो 90 से कम है ना, तो ज्यादा Yes, वेट sir. कर रहा है, तो 90 से कम है। 90 में हम नहीं बोल सकते, वो जस्ट एक लिमिटिंग केस है। सर बट ऐसा होता क्यों है कि थीटा 90 से ज्यादा होता है तो वेट नहीं करता और कम होता है तो वेट करता है? एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की वजह से, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की। एडहेसिव फोर्स आप जानते हो क्या होता है? एडहेसिव फोर्स हो जाएगा लिक्विड एंड ग्लास के बीच में, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा लिक्विड एंड लिक्विड। तो अगर कांटेक्ट एंगल 90 से कम है मींस जो फोर्स ऑफ एडहेसिव फोर्स होगा इसकी वैल्यू जो होती है कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होती है। तो एडहेसिव फोर्स जो होता है वो वाटर एंड ग्लास के बीच का है, कोहेसिव फोर्स वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच।
तो अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा ये इसको वेट कर देगा, अटैच हो जाएगा उसमें। इस ग्लास और मरकरी के केस में एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, है ना। तो कोहेसिव फोर्स इतना स्ट्रांग होता है मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उससे अटैचिंग नहीं होता, एडहेसिव फोर्स कम है ना। और अगर 90 डिग्री है तो एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स इक्वल है, जितना एडहेसिव फोर्स होगा उतनी क्या हो जाएगा सर आपका कोहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के टर्म्स में इसको बात करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एफए क्या है ना, एफए इज द एडहेसिव फोर्स, दिस इज नोन एज ए एडहेसिव फोर्स। और जो एफसी है दिस इज कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स है ना, एडहेसिव एंड कोहेसिव, उसका अल्टीमेटली उसी का ये रिजल्ट है। तो ये होता है कांटेक्ट एंगल। तो कई बार कांटेक्ट एंगल के बारे में आपसे क्वेश्चन में मेंशन है। बेटा अभी मुझे मेजर टेस्ट के बारे में ना कोई नॉलेज नहीं है ऐसे, है ना, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा आपको बहुत ज्यादा, है ना। वैसे तो ऑनलाइन ही होना चाहिए अभी तो फिलहाल। टेस्ट अगर आपने आईआईटी दे रहे हो तो आईआईटी ही ऑनलाइन है, तो हम कोई भी टेस्ट ऑफलाइन क्यों रखें, है ना। जब आईआईटी खुद ही ऑनलाइन ले रहा है टेस्ट, तो हम बाकी टेस्ट नहीं ले सकते ना। हाँ 25 जैन को है। अच्छा पता नहीं मेरे फोन में। है। अच्छा वो तो TWT है, नहीं जो मेजर टेस्ट है वो फरवरी में, और वो ऑनलाइन ही होगा। टेस्ट तो सारे अब आपके ऑनलाइन है, ये मैंने क्लासेस ऑफलाइन शुरू की। सर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मतलब जब हम 12th में आ जाएंगे तब? क्या चीज? सर जब हम 12th में आ जाएंगे तब भी ऑनलाइन होंगे? नहीं नहीं क्लासेस ऑनलाइन नहीं, हो तो ऑफलाइन होंगे। क्लासेस तो ऑफलाइन होंगी लेकिन टेस्ट तो हमेशा ऑनलाइन ही होगा ना। सर जब क्लास ऑफलाइन होती है तब भी टेस्ट ऑनलाइन ही होते हैं? ये ऑनलाइन नहीं, कई बार होते थे पहले ऑफलाइन, लेकिन आप मेरे ख्याल से बंद कर दिए, क्योंकि आपका अल्टीमेटली जो वो है ना, पता नहीं लास्ट ईयर तक तो दोनों चलते थे, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। अब इस साल का पता सर नहीं। उससे आदत बन जाती होगी ना ऑनलाइन देने के लिए। हाँ हाँ वही, कभी ऑफलाइन लास्ट ईयर ऐसे होता था, कुछ टेस्ट ऑनलाइन होते थे, कुछ टेस्ट ऑफलाइन। इस साल का पता नहीं, वो तो बताएंगे। जल्दी से अपनी वो सब लगवाओ यार, वैक्सीन वैक्सीन लगवा के आओ, लग जाएगा मार्च तक और सबको हमें लग तो जाएगा। लगने में अभी सर अभी एक तो साल बहुत बाद। टाइम है। सर आपको हम तो नहीं अभी लगेगा। छोटे हैं ना। नहीं आपको नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगी, लेकिन बाकी लोगों को तो लग ही जाएगा जल्दी से। मार्च रोज तक सबको लगाएगा। तो नॉर्मल लोगों का टाइम सर 1 साल के बाद ही आएगा। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अरे आप देखना तो अभी, अरे दवाई कंपनी वाले एकदम लग जाएंगे ना तो सबको लगा देंगे। सर पोलियो की तरह लाएंगे घर पे सीटी दे देंगे। घर घर जाके लगा देंगे, देखना वो सीरम इंस्टीट्यूट सारा बना ले, बना लेंगे वो, उनकी बड़ी लाइन बड़ी स्ट्रांग होती है, या कर ना प्लान, ठीक है ये हमने इस तरह से जब जैसे डायनेमिक्स होंगे वैसे हम फॉलो करते रहेंगे। जब क्लास ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, टेस्ट का भी ऐसे ही। क्या करना है, ये जस्ट हमने कॉन्टैक्ट एंगल को डिफाइन किया। सबसे पहले जो चीज आपने डिफाइन की यहाँ पे, वी हैव डिफाइंड द कॉन्टैक्ट एंगल, है ना, कि वी हैव डिफाइंड द कॉन्टैक्ट एंगल। तो कैपिलैरिटी का मीन? मैं बताता हूँ अभी अभी आता है ना। तो ये हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, अभी आते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं कॉन्टैक्ट एंगल के बाद
वी स्टडी कैपिलैरिटी, है ना, कि हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन, एक ही चीज होती है कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन, है ना, कैपिलैरिटी या वी कॉल इट एज ए कैपिलरी एक्शन। हाँ, यहाँ पे आते हैं, जो कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन होता है वो ये इसकी डेफिनेशन ये होती है कि राइज और फॉल of liquid in narrow capillary is called capillary action. Capillary action है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन नैरो कैपिलरी इज कॉल्ड द कैपिलरी एक्शन। हाँ, तो आपको जानना जो कैपिलरी एक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जब नैरो ट्यूब आप वाटर में डिप करोगे ना, जिसका मतलब जस्ट ये हो गया कि जैसे ये वाटर है ना, अब तक हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में इस कैपिलरी एक्शन की हम बात ही नहीं करते। इस तरह से कोई वाटर सरफेस है, इसमें अगर बहुत नैरो आप ट्यूब सबमर्ज कर दो, इसी को हम कैपिलरी बोलते हैं, है ना, किनारे जो ट्यूब होती है वी कॉल इट एज कैपिलरी, है ना। तो अगर ये वाटर है और ये ग्लास का ट्यूब है ना, तो इसमें लिक्विड का राइज होता है, इस तरह से लिक्विड इसमें राइज हो जाएगा, है ना, तो इसी को हम कैपिलरी बोलते हैं। कि जब भी आप वाटर के अंदर कोई ग्लास की कैपिलरी ट्यूब सबमर्ज करोगे, अपने आप वाटर ऊपर चढ़ जाएगा, और इसी राइज या फॉल को, फॉल भी हो सकता है, अभी हम राइज की बात कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी। हाँ, तो इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैपिलरी राइज हो ही क्यों रहा है, भाई लिक्विड क्यों एच हाइट तक चला जाता है। जैसे आप इसको समझ करोगे, लिक्विड ग्रेविटी को डिफाई करके किसी एच हाइट तक राइज है ना, कि भाई किस फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है, और इस साइड पे इसकी इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, वही है सरफेस टेंशन वाला फोर्स। इसको जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है वो फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स, कि जो कि इसके इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, आपका मेंटेन कर रहा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जस्ट मुझे निकालना है कि राइज एच होगा कितना, कितने हाइट तक ये लिक्विड क्या होगा बेसिकली आपका राइज। तो देखो इसके दो मेथड है ना, इस कैपिलरी राइज के फॉर्मूले को ड्राइव करने, कि आपको ड्राइव करना है कि एच की वैल्यू होगी कितनी। तो दो मेथड से हम इसको करेंगे, दोनों आपको आने चाहिए, कि भाई जस्ट डेरिवेशन ऑफ कैपिलरी राइज, के दोनों में बोर्ड रफ करना पड़ता है, स्टिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अगर कैपिलरी राइज की बात करें, तो जस्ट आपने ऐसा बोला कि जो फर्स्ट मेथड है, आपको कैपिलरी राइज निकालना होगा, कैपिलरी राइज एच, इसकी वैल्यू कितनी है ये आपको निकालना है ना। तो इसके दो मेथड, जो फर्स्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा बोलता हूँ, भाई आप थोड़ा बड़ा बना लो फिगर, इस तरह से आपका कोई कैपिलरी ट्यूब वैसे बहुत नैरो होती है, जितनी नैरो होगी उतनी राइज होगी, और इसको आपने वाटर में ऐसे डिप कर दिया कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वैसे कि आपका वाटर में इसको डिप कर, तो हम बोलेंगे ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठ के किसी हाइट पे ये फिर इक्विलिब्रियम में ऐसे, कि भाई इस तरह से कांटेक्ट एंगल भी होंगे इसके, क्या कहते हैं, और किसी हाइट पे जो है वो ये आ जाएगा। तो आपको ये निकालना है कि एच हाइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाइट एच, ये कितना होता है। देखो इसमें हम बोलेंगे कि ये जो लिक्विड है इसका इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा वो आपको समझना होगा। भाई कॉलम का में जो लिक्विड है उसका वेट होगा, इसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, जो फोर्स बैलेंस कर रहा होगा उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो इस तरह से शेप बनता है, हाँ, इसी चीज को हम बोलते हैं मेनिस्कस। ये जो कर्व शेप इस तरह से बन गया, दिस इज नोन एज ए मेनिस्कस।
ये आपका मेनिस्कस का जो शेप है वो स्फेरिकल है, दिस इज स्फेरिकल मेनिस्कस, स्फेरिकल मेनिस्कस, जस्ट टेक्निकल नेम है, इस तरह से जो शेप बनता है वी कॉल इट एज स्फेरिकल मेनिस्कस। और ये जो स्फेरिकल मेनिस्कस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज कैपिटल आर, हाँ, कि जो कर्व बना होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, जैसे कि आपका कैपिटल आर, और जो ये ट्यूब है ना, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, दोनों सेम नहीं है कि भाई ये जो कर्व बना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है कैपिटल आर, और ट्यूब की रेडियस क्या है जैसे कि आपकी स्मॉल आर है, तो दोनों को लिखना होगा आपको। तो जो कैपिटल आर इसमें है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो मेनिस्कस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉलर क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना, कि ये क्या है बेसिकली आपकी रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना। और इन दोनों में जो रिलेशन होगा कॉन्टैक्ट एंगल के थ्रू होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ द ट्यूब में रिलेशन होगा, और किसके थ्रू होगा, कॉन्टैक्ट एंगल के थ्रू, है। और कॉन्टैक्ट एंगल हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि ये कॉन्टैक्ट एंगल, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा, तो आप देखो स्मॉल आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल आर कॉस थीटा, इन दोनों में रिलेशन आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल आर कॉस थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक रिलेशन है। हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि भाई ये अगर वाटर इन कॉलम इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस क्या होंगी, भाई सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर कॉलम, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर कॉलम, है ना। तो आपको वेट तो इसका नीचे लग रहा होगा, तो कोई ना कोई फोर्स ऊपर तो लग रहा होगा, वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होगा। फिर कल आपने पढ़ा था कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग जाएगा, है ना, लिक्विड के टेंजेंट के अलोंग सरफेस टेंशन की वजह से क्या रहेगा, जैसे कि आपका फोर्स है। और ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होता है आपने पढ़ा था कि F की वैल्यू होती है P into लेंथ, तो ये तो हर तरफ लग रहा होगा ना, ये तो जस्ट हमने क्रॉस सेक्शन में है, अदरवाइज तो फिगर आपकी इस तरह से आर रेडियस का होगा। तो जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो होगा वो T इंटू लेंथ की जगह पे 2 पाई आ जाएगा, वैसे तो हर जगह पे लग रहा होगा, लेकिन जस्ट हम इसको कहीं एक भी जगह बना दें, इसको चारों तरफ से लग रहा होगा ऐसे, आप समझ, इस तरह से हर तरफ लग रहा होगा, है ना। और ये जो टोटल फोर्स होगा ये T इंटू लेंथ की जगह पे T इंटू 2 पाई आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर एंगल ये कॉन्टैक्ट एंगल है ना, ये वाला एंगल अगर कॉन्टैक्ट एंगल है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो अपवर्ड ऐड हो जाएंगे सारे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे कैंसिल, तो इसके वेट को इसी का वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करें। हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो ये जो टोटल वर्टिकल फोर्स लग रहा है T इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, ये उस लिक्विड कॉलम के वेट को बैलेंस करते हैं। भाई जो भी कॉलम में लिक्विड है इसको इस T इंटू 2 पाई आर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, बैलेंस करेगा। मैंने एक जगह बनाया है, अदरवाइज तो हर जगह पे सबका सम करके मैंने एक जगह पे लिखा है, तो T इंटू 2 पाई आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके वेट को क्या कर देगा, इस कॉलम में जो भी लिक्विड होगा तो उसके वेट को क्या कर देगा, ये बैलेंस। इसी इक्वेशन से कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है, आप यहाँ पे लिख लो। रेस में तो कोई टर्म ऐसा है नहीं, आप लिख दोगे 2 इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, और मास उसका ले लेंगे कॉलम में जो लिक्विड होगा, तो डेंसिटी इंटू H इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो जाएगा ना इसका, ये जो कॉलम है सिलेंड्रिकली तो होगा, यस सर। तो H इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू जी आर, हाँ। तो यहाँ से आपका आ गया, जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, पाई कैंसिल, आर की पावर कैंसिल, तो यहां से कैपिलरी राइज का फॉर्मूला, यहां से किसका फॉर्मूला आ गया, कैपिलरी राइज, H, ये आपको हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन रो जी, है ना, कि 2t cos थीटा अपॉन आपका रो जी इनटू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
कैपिलरी राइज। हाँ, इसी को कई बार हम एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। We call it as सबकी Ascent वॉइस आपकी वॉइस सर बहुत लो हो गई है। It's all depends on the density of liquid कितनी है, ट्यूब की रेडियस कितनी है, कांटेक्ट एंगल कितना है, सरफेस टेंशन कितना है, सब हम इसी फॉर्मूले को सर हम एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। स्मॉलर टू रेडियस ऑफ द ट्यूब, हम चाहे तो सर रेडियस को ऑफ लग रहा है प्रेशर सुनाई नहीं दे रहा। इसको। सर सर हाँ, बोलो आपकी बेटा। वॉइस स्लो हो गई बीच में। अच्छा, अब बोलिए, अब सही है। यस सर, अब सही हुई है। वो बीच में, ओहो, एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसमें नेटवर्क लैग कर रहा है क्या। ओहो, वेट फॉर अ मोमेंट, है ना। अब इसको लिख लो, मैं आता हूँ एक मिनट। एक्चुअली किसी दूसरे ग्रुप में भी लिंक चला गया। आप सुन पा रहे हो मतलब मुझे सब लोग। यस सर। यस सर। हाँ, ये आपको सब कुछ आ गया था जो मैंने लिखा है यहाँ पे। यस सर। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया, है ना। वो कई बार नेटवर्क बीच में लैग हो जाता है। ये आपका आ गया। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें लिक्विड राइज होगा किसी एच हाइट तक। हाँ, एच हाइट तक क्या होगा, जैसे कि आपका लिक्विड आपका राइज होगा, है ना। और वो एच हाइट तक जितना लिक्विड राइज होगा उसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t cos थीटा बाई रो जी, है ना। 2t cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, रो जी इंटू स्मॉल। इसको हम कैपिटल के टर्म्स में लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि स्मॉलर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल cos थीटा। तो कैपिटल के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं, cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। स्मॉलर की जगह पे कैपिटल cos थीटा लिखोगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t बाई रो जी इंटू कैपिटल, है ना। ध्यान रखना किस टर्म्स में आपको लेना है कि जब आप रेडियस ऑफ द ट्यूब लोगे तो कांटेक्ट एंगल वाला टर्म है, जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे तो कांटेक्ट एंगल वाला टर्म नहीं है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज। है ना। अभी तो पहला मेथड तो ये था कि फर्स्ट मेथड में हमने जो यूज किया है टेक्निक, हमने वाटर कॉलम का इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है कि अगर वो वाटर कॉलम ऐसे हवा में है, स्टैंड है, नीचे नहीं आ रहा है, मतलब उसके वेट को सरफेस टेंशन वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर। एक और इसमें अप्रोच होती है ना, उसको हम प्रेशर से करते हैं ना, उसको हम ट्राई करते हैं किस तरह से कि आपके एक्सेस प्रेशर से। इसका जो सेकंड मेथड होता है, फॉर्मूला दोनों से सेम ही है, हाँ, लेकिन जो सेकंड मेथड होता है उसको भी थोड़ा सा समझना है।
ये कई न्यूमेरिकल्स में वो यूज हो, इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। सेकंड जो मेथड है, हम यहाँ पे एक्सेस प्रेशर मेथड यूज, वी कैन टॉक अबाउट द एक्सेस प्रेशर मेथड। एक्सेस प्रेशर मेथड है ना, वी कैन टॉक अबाउट द एक्सेस प्रेशर मेथड। जो एक्सेस प्रेशर मेथड है वो क्या होता है कि जैसे आप इसको बना लो वैसे, ये वाटर कॉलम है, इसमें कैपिलरी राइज हो चुका है, जैसे वाटर फिल करोगे किसी हाइट तक कैपिलरी राइज है ना, और इस कॉलम की जो रेडियस ऐसा बता दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे टेक्निक्स यूज करते हैं, जो भी चीज ओपन होती है उसका प्रेशर कितना होता है, P नॉट होता है। अगर मैं इसके जस्ट जस्ट इसके अंदर चला जाऊं तो कितना हो जाएगा? अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है ना, अगर इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और जस्ट मैं अगर इसके अंदर चला जाऊं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक कर P जरा। into R plus R upon R. नहीं, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? तो कम होगा। हाँ कम होगा, क्योंकि कॉन्केव से हम कॉन्वेक्स में जा रहे हैं। आप समझ गए मेरे बात? कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड का कम होता है। यस सर। तो अगर जस्ट बाहर का प्रेशर P नॉट है, यहाँ का जो प्रेशर होगा ना इस जगह पर, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी P नॉट माइनस 2T बाई 2T/R। हाँ, प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो 2T बाई R होगा ना, क्योंकि स्फेरिकल मेनिस्कस। बाहर में अगर कोई पॉइंट ले ले, जस्ट बाहर इसके, वहां का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक होगा, जस्ट अंदर जब जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी। अगर ये हाइट h है तो अभी आपने पढ़ा कि डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो हम जस्ट प्रेशर इक्वेशन तो लिख रहे हैं। हम बोलेंगे पहले प्रेशर P नॉट था, जैसे ही हम अंदर गए तो 2T बाई R से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है ना, और अब जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, कितने से बढ़ जाएगी, ρgs। ये ज्यादा आसान डेरिवेशन कि P नॉट अंदर गए तो P नॉट माइनस 2T बाई R हो गया, यहाँ पहुंचे तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहाँ का प्रेशर हम ऑलरेडी जानते हैं कितना है। इस पॉइंट का प्रेशर आपको पता है कितना प्रेशर होगा इस पॉइंट का, एटमॉस्फेरिक, इसलिए एटमॉस्फेरिक क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है P नॉट ना, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो सेम लेवल पे जितने पॉइंट होते हैं सबका प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, तो इस पॉइंट का प्रेशर तो पहले ही पता है P नॉट। सर ये तो जैसे हमने बैरोमीटर का फॉर्मूला निकाला था उसी टाइप का है डेरिवेशन। उसी तरीके है, लेकिन बस एक डिफरेंस है, बैरोमीटर वगैरह में हम कर्व नहीं बनाते, यस सर। तो हम अंदर बाहर में प्रेशर सेम रखते हैं। अब तक जो हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ते थे ना, जैसे मैं इस तरह से बनाता था, मैं ये सरफेस ऐसे फ्लैट बना, क्योंकि उस टाइम हम सरफेस टेंशन के इफेक्ट को नहीं देखते। तो फिर ऐसा होता था कि अगर मुझे यहाँ का प्रेशर निकालना है, मैं लिखता था यहाँ का प्रेशर अगर P नॉट है तो इस पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो P नॉट प्लस सिंपल ρgs, क्योंकि ये सरफेस फ्लैट है, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन जब ये सरफेस कर्व होगा तो ये कर्व की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस इसके, ये P नॉट माइनस 2T वाला R वाला टर्म पहले हम यूज करते हैं, उसको यूज करेंगे प्लस ρgs, और यहाँ का प्रेशर तो P नॉट है ही, तो इक्वल टू P नॉट आ गया, यहाँ से P नॉट कैंसिल, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आ गया। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला जो आएगा वो 2T बाई कितना हो जाएगा, ρg इनटू कैपिटल, हाँ सेम जो हमने अभी डिफाइन किया ना, ये आ गया तो इससे ये आ जाएगा। जो कैपिटल और स्मॉल आर में क्या होता है, जैसे कि आपका रिलेशन कांटेक्ट एंगल, ये स्कूल के बुक्स में ये दिया, आपके स्कूल के बुक्स में ये डेरिवेशन, लेकिन वो भी एक कंसेप्चुअल चीज है, वो भी आपको जानना है। ये हम कर सकते हैं।
है ना, ये आप लिख लो। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हम एक्सेस प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो दोनों मेथड अब एक तो ये इक्विलिब्रियम वाला और दूसरा बेसिकली आपको, है ना। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है ना, इसके कुछ डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, है ना। कि जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, इसमें बस 3 पॉइंट्स आपको जानने हैं, है ना। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स आपको जानने हैं। कैपिलरी राइज का जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, इसके रिगार्डिंग जस्ट 3 पॉइंट्स आपको जानने हैं, है ना। भाई अभी आपने फॉर्मूला जो डिराइव किया इसके अकॉर्डिंग पहला चीज कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, पहली बात है ना। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग H की वैल्यू रेडियस ऑफ द ट्यूब की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। इस नैरो ट्यूब में राइज ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, मोर राइज इन नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब। तो इसलिए मैंने वर्ड नैरो ट्यूब यूज किया था ना। वाइड ट्यूब में उतना ज्यादा राइज नहीं होता, नैरो ट्यूब में ज्यादा होता है ना। और कैपिलरी एक्शन से ही तो किसी ट्री के रूट से लीफ तक वाटर पहुंचता है। वही रूट से लेके वाटर कैसे जाता होगा, तो बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं उसके थ्रू राइज करके वहां पहुंचता है। कैपिलरी एक्शंस की वजह से ऊपर जाता है। जितनी नैरो ट्यूब होगी उतनी ज्यादा बेसिकली क्या होगा, कैपिलरी राइज। दूसरी चीज है कि जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा कि जो कैपिलरी राइज की वैल्यू होती है वो 2t cos थीटा बाई रो जी इंटू स्मॉल आर, इसी से मैंने ये लिखा है। इस केस में अगर कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइज होगा, है ना। नहीं अगर कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 है तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मींस यस H की फॉल वैल्यू होगा। नेगेटिव होगी। H की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसमें क्या होगा, फॉल भी हो सकता है। ग्लास में अगर हम मरकरी में ग्लास ट्यूब अगर डिप करें तो राइज नहीं होगा, वो नीचे जाएगा। इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका मरकरी क्या होगा, उसमें नीचे जाएगा। तो राइज एंड फॉल दोनों, हाँ, राइज एंड फॉल दोनों क्या हो सकता है, जैसे कि आपको फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये जो फॉर्मूला है S इक्वल टू 2t बाई रो जी इंटू कैपिटल। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं रिशफल करके लिखूं, H इंटू आर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका जाएगा 2t बाई रो जी। और देखो आरएचएस साइड पे सारी चीजें कांस्टेंट होता है, कोई भी लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन तो कांस्टेंट होता है, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, जी भी कांस्टेंट है। मतलब H और R का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है। H एंड R का प्रोडक्ट क्या होगा, वैसे कि आपका कांस्टेंट होगा। मतलब हाइट और रेडियस और ऑफ कर्वेचर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, वैसे कि आपका कांस्टेंट। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है एक कंसेप्ट के ऊपर, भाई H और R का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये इस तरह से हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे कोई हमने ऐसा ले लिया, हमने कैपिलरी यूज किया ऑफ इनसफिशिएंट हाइट लेंथ, है ना। इधर मैं बात करूं बेसिकली आपका राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ऑफ
कैपिलरी ऑफ insufficient length, insufficient length। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने ये सारे फॉर्मूले में वैल्यूज वगैरह पुट की, इसको यूज किया आपने, कि यूज किया, कॉन्टेक्ट एंगल यूज किया, सब कुछ यूज किया, तो कुछ एच आ गया। मतलब अगर मैं ट्यूब डिप करूं तो एच हाइट तक कैपिलरी राइज हो। लेकिन किसी केस में ऐसा हम कैपिलरी ले लें जिसकी लेंथ कम है, मैं कैपिलरी यहाँ पे लेता हूँ, है ना, ये वाटर है आपका, ये लिक्विड कोई भी, है ना, और इसकी जो ये हाइट है इस सरफेस से, ये सपोज कोई एच डैश है ना, एंड दिस एच डैश इज लेस देन एच। भाई एज पर द गिवन डाटा लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो एच हाइट तक लिक्विड राइज कर सकता है, लेकिन जो उसके ऊपर हाइट है वो एच डैश जो है वो एच से कम है। देन व्हाट शुड हैपन, में राइज होके क्या होगा, राइज होगा एच डैश तक तो राइज हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, सर बाहर गिरने लगेगा। क्या बाहर गिरने लगेगा, क्या लिक्विड बाहर ओवरफ्लो होगा, क्या सोचते हो आप लोग, क्या लिक्विड बाहर ओवरफ्लो होगा अगर एच डैश की वैल्यू एच से कम है तो? सर उसी में रहे। हाँ, वो बाहर ओवरफ्लो नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है कि एच एंड आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो अगर एच हाइट अगर फ्री होती, पूरा राइज कर जाता तो रेडियस कुछ और होती है ना। अब क्या होगा, अगर हाइट कम है तो इसकी तो रेडियस radius चेंज होगी, चेंज रेडियस मतलब हाइट अगर एच डैश की वैल्यू एच से कम है तो जो रेडियस सरफेस से बनेगा वो बढ़ेगा, आर डैश विल बी ग्रेटर देन। वो क्या करेगा, ऊपर जाके रेडियस को मॉडिफाई, हाँ, जैसे ऊपर सरफेस पे जाएगा ना, यहाँ पे पहुंचेगा तो ऐसा नहीं लिक्विड बाहर जाने लगेगा, बल्कि ये क्या करेगा, इस तरह से रेडियस को अपने मॉडिफाई करेगा, ऐसा बनेगा ताकि रेडियस इसकी बढ़ जाए। रेडियस बढ़ाने का मतलब ज्यादा फ्लैट होने लगे, इस तरह से ये लिक्विड सरफेस तक जाएगा, उसके बाद ओवरफ्लो नहीं होगा, बल्कि ये रेडियस अपनी इंक्रीज करेगा, है ना। वही चीज है कि एच एंड आर का प्रोडक्ट क्या रहता है, जैसे कि आपका कांस्टेंट। तो अगर एच हाइट से आर रेडियस बनता था, आपके पास हाइट अगर कम है तो रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। अब ये जो रेडियस होगा इसकी वैल्यू जो होगी वो आर डैश, अगर हाइट एच डैश है तो रेडियस आर डैश हो जाएगी, अगर हाइट ज्यादा होती तो रेडियस आर, है ना। तो सिंपल सा हम ऐसा बोलेंगे कि अगर इनसफिशिएंट लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल इंक्रीज, है ना, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जैसे कि आपका इंक्रीज, है ना, कि लिक्विड फाउंटेन बन के बाहर नहीं आएगा, सरफेस पे जाके अपने आप को फ्लैट करने की कोशिश ताकि रेडियस बढ़े, क्योंकि एच एंड आर का प्रोडक्ट क्या रहता है, जैसे कि आपका कांस्टेंट, इस तरह से मतलब ठीक है, क्या हम कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो ये थोड़ा सा मैंने सरफेस टेंशन के बारे में आपको नॉलेज, राइट। तो आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, दो तीन क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी हम। आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस। ये थोड़ा टफ टॉपिक होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट थिंग होती है, लेकिन एक बार आने के बाद ना
इजिली सॉल्व हो जाता है। Okay, you can go for this question. Okay, अभी शो करता हूँ। अभी मैं रब नहीं करूंगा, तो आप बाद में नोट कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलरी राइज का। Okay, I've got some answer. मैं एक मिनट चेक करता हूँ, मेरे पास भी आंसर नहीं है। ठीक है, आपका आंसर ऑलमोस्ट, must be your answer is almost correct. Let me check answer. Karthikeya, your answer is correct.
रमीश एंड भव्या थोड़ा चेक करो, मतलब बबल बना रहे हैं ना इसमें, हम ड्रॉप नहीं बना रहे हैं, बबल बना रहे हैं, है ना। बबल में वैसे 2 सरफेस होंगे, ड्रॉप वर्ड यूज होगा तो सिंगल सरफेस, है ना। बबल है तो 40/R प्रेशर डिफरेंस के लिए फॉर्मूला यूज होगा। हाँ साक्षी सही आपका आंसर है, दक्ष आपका भी ऑलमोस्ट सही आंसर है ना। एकाग्र वही आपका गड़बड़ आ रही 2 की, मैं चेक करता हूँ, आप सही है साक्षी। भव्य अब आपका सही है ना, थोड़ा सा वही यूनिट्स की गड़बड़ आ रही है सबकी, है ना। मैं बता देता हूँ, है ना, कोई एक यूनिट लेके सॉल्व करो, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। इसने दिया हुआ है कि कैपिलरी राइज की वैल्यू इतनी होती है, ये इसकी डेंसिटी हो गई, ये रेडियस हो गया, है ना, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड कॉन्टैक्ट एंगल इसने 0 बोला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैपिलरी राइज का फॉर्मूला लगा लेंगे। कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होगा, एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2t cos थीटा अपॉन रो जी है। तो देखो इसमें इसको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी ना, सब चीज आपको दी हुई है कि राइज इतना है, रेडियस इतनी है, कांटेक्ट एंगल इतना है, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, सरफेस टेंशन, है ना। तो इतना राइज हुआ, उससे सरफेस टेंशन आपने निकाल लिया कि उस लिक्विड का सरफेस टेंशन इतना होगा, और उसी लिक्विड से आपने एक बबल ब्लो किया, तो सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो जब बबल ब्लो किया है तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर में फ्लो आ जाएगा ना, क्योंकि ये बबल है, ड्रॉप नहीं है। सो बबल या लिक्विड बबल जो होगा, हमेशा इसमें थ्रू सरफेस, ये 40/R आ गया। और इसमें यहाँ से जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो सब्स्टिट्यूट कर देना, और रेडियस आपने इतना लिखा हुआ है, तो इससे प्रेशर सर डिफरेंस ये की वैल्यू रेडियस है आएगी डायमीटर, इसका। आप चेक 1 करो क्वेश्चन में, सेंटीमीटर डायमीटर गिवन था ना क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर है, 0.5 कर लो इसे आप। 0.5 होगा। ये ध्यान रखना होता है, रेडियस एंड 0.5 पुट कर देंगे। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि प्रेशर डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 0.45 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 0.45 पास्कल, ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। सर जी 9.8 लेना है 10 लेना है? जी 9.8 लेना है या 10 लेना है, आप सर 10 ले लो, 10 लिया है, उससे सर नीचे का 2 कट जाएगा। 10 ले लो, जिससे सिंपल कैलकुलेशन हो जाए। जी जो होगा वो 10 ले लो, फिर कोई इसमें ऐसा टर्म नहीं है ना जो 9.8 से कैंसिल होगा, है ना? सर एक ऐसा बार टर्म क्वेश्चन दोबारा शेयर कर दो। मैं भी करता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ। सर वैसे दोनों से ही हो जाना चाहिए, 9.8 और 10। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा आंसर में, है ना, कि थोड़ा बहुत इसमें क्या होगा बेसिकली आपका डिफरेंस। हाँ सही बात है, वही 4.5 के अराउंड आएगा आंसर में। हाँ बोलो। सर आपने कहा था बोर्ड ही रेस करेंगे। ओहो ये तो भूल भी गया, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना? अभी मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ।
मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था। सर इसके बाद भी आप कोई क्वेश्चन कराओगे? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलो एक और क्वेश्चन शेयर करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओह सॉरी, ये मत करो। ओके, हाँ ये ठीक है। मैंने इसका आंसर बनाया 0.45 पास्कल, लास्ट क्वेश्चन का। ओके, टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन जो है होमवर्क है, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो इसे बता देना। ये बोर्ड मैंने दिखा दिया आपको, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो ये अभी आपका सरफेस टेंशन अभी चलेगा, नेक्स्ट वीक भी फ्लूइड होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक फिर फ्लूइड खत्म हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर में ना, एक लेक्चर में तो सारी थ्योरी हो जाएगी और एक लेक्चर में हम हायर लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक ओके तक सर। इस ऑल को लेना है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। तो उसके बाद कौन चैप्टर स्टार्ट होगा? उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन,